गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद फिजिक्स। हम लोग फिजिक्स के पार्ट 1 में वेक्टर एंड स्केलर का चैप्टर की शुरुआत कर दिए हैं और उसमें कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ भी गए हैं। बेसिकली वेक्टर एंड स्केलर का एग्जांपल, वेक्टर एंड स्केलर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और उसके साथ साथ उसका हम लोग लेसन प्लान बना करके दो चार टॉपिक जो वेक्टर का कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को आज एक चीज़ पढ़ना है कि वेक्टर के प्रकार, माने काइंड्स ऑफ वेक्टर, काइंड्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार, यानी कि कितने तरह का सदिश होता है। तो देखिए, सदिश और अदिश एक ऐसा चैप्टर है जो मैथमेटिक्स में ही पढ़ना है। अगर आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसमें मैथमेटिक्स में भी एक अलग से पतली बुक आती है वेक्टर एंड स्केलर, उसको मैथमेटिक्स के भाग में ही पढ़ना है। और फिजिक्स के भाग में हमारा वेक्टर एंड स्केलर का पूरा थ्योरेटिकल है। तो मैथमेटिक्स के किताब जब उठाइएगा तो उसमें वेक्टर के बहुत सारा प्रकार दिया हुआ, लगभग 10 गो प्रकार दिया हुआ है वेक्टर का। लेकिन हम लोग को फिजिक्स में उस 10 प्रकार से मतलब नहीं है। फिजिक्स में हम लोग को जो काइंड्स ऑफ वेक्टर है वो हम मूल रूप से 3 भाग में बांट दिया गया। 3 भाग में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। क्या क्या? तो देखिए, एक होगा प्रोपर वेक्टर, नाम देंगे प्रोपर वेक्टर, हिंदी में उसको यथार्थ सदिश कहा जाता है। दूसरा होगा जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, शून्य सदिश, शून्य सदिश। और तीसरा होगा यूनिट वेक्टर्स, इकाई सदिश, इकाई सदिश। यही 3 भाग में हम सदिश को बांट करके पढ़ेंगे। यानी कि फिजिक्स में एक तरह से समझिए कि काइंड्स ऑफ वेक्टर में ये 3 प्रकार का वेक्टर का जिक्र हम लोग करेंगे। ये प्रॉपर वेक्टर क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है कि प्रॉपर वेक्टर एक कॉमन वेक्टर है जिसके अंदर ये सारा वेक्टर आ जाएगा। क्योंकि इसका डिफिनीशन कहता है कि प्रॉपर वेक्टर वह वेक्टर है जिसका एक फिक्स वैल्यू हो, फिक्स मैग्नीट्यूड हो। तो कोई भी, हम बता चुके हैं कि वेक्टर बिना मैग्नीट्यूड का नहीं होता है। तब उन्हीं मैग्नीट्यूडों में से कुछ कुछ मैग्नीट्यूड स्पेशल हो जाएगा तो इनका काइंड हो जाएगा। तो इसका एक लाइन का परिभाषा हुआ हैविंग ए फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, हैविंग ए फिक्स्ड मैग्नीट्यूड। अब इसमें क्या होगा, तो इसी फिक्स्ड मैग्नीट्यूड में अगर मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो वह जीरो वेक्टर, माने कि एक लाइन की परिभाषा है, हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0, यानी कि जिसका परिमाण शून्य हो वह शून्य वेक्टर। तब इसमें क्या हो जाएगा कि हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना 1, यानी कि इसमें 2 गो में फिक्स हो गया कि एक का मैग्नीट्यूड 0 ही होगा, उसका नाम होगा जीरो वेक्टर। एक का मैग्नीट्यूड 1 होगा इसका नाम है यूनिट वेक्टर। आई दोनों वेक्टर को इसमें, यानी कि 0 और 1, यह 2 मैग्नीट्यूड को छोड़ दीजिए तो जितना भी वैल्यू होगा, जितना भी मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का, सब किस में आ जाएगा, प्रॉपर का। तो प्रॉपर वेक्टर जो है अपने अंदर इसको भी समाहित किए हुए है, इसको भी समाहित किए हुए है। उसी में से एगो ये स्पेशल निकल के चला है। क्लियर हो गया? तो एक तरह से समझिए कि जो भी हम वेक्टर पढ़ेंगे वो सब प्रॉपर वेक्टर ही होगा। स्पेशल मैग्नीट्यूड इसका नाम अलग अलग हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में पहले जान लीजिए कि
मैग्नीट्यूड जीरो हो। तो मैग्नीट्यूड जीरो कोई भी वेक्टर अगर होता है तो खास करके रिजल्टेंट वेक्टर की जब हम बात करेंगे कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो आता है और उसका मैग्नीट्यूड जीरो आ गया तो वही रिजल्टेंट वेक्टर फाइनली जीरो वेक्टर कहा जाएगा, क्योंकि जब रिजल्टेंट वेक्टर अगर है और उसका वैल्यू जीरो आ गया तो जाहिर सी बात है कि उसका वैल्यू भी हो गया जीरो और उसका डायरेक्शन भी होगा। तो जीरो वैल्यू के साथ जिसमें डायरेक्शन होगा उसको कहेंगे हम लोग जीरो वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर के बारे में आप डिटेल जानिए। यूनिट वेक्टर इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि यूनिट वेक्टर के बारे में आपको डिटेल बताना जरूरी होगा। इसमें जैसे देखिए, मान लीजिए कि जिसे एग्जाम्पल के रूप में देते हैं, जैसे एग्जाम्पल इफ ए इज प्रॉपर वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ए का एक खास वैल्यू हो जाएगा। क्लियर? अब यहां देखिए एग्जाम्पल वही चीज, इफ ए इज जीरो वेक्टर तो उस कंडीशन में मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? जीरो। यहाँ पर एग्जाम्पल इफ ए इज यूनिट वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ए क्या हो जाएगा? 1। यानी कि यह मैग्नीट्यूड है, पिछला वीडियो में हम डाल चुके हैं, पिछला वीडियो में डिटेल इसके बारे में पढ़ा भी दिए हैं कि मैग्नीट्यूड किसी चीज का ऐसे ही लिखा जाता है। तो यह एक कॉमन वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है। उसी में इसको कहता है कि अगर ये जीरो वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। उसी में इसको कह देगा कि अगर ये यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। यह जो यूनिट वेक्टर है इसके बारे में हम लोग को डिटेल पढ़ना है, इसलिए इसके बारे में हम बता रहे हैं। अब इसको हम मिटा रहे हैं इधर से। देखिए, अब देखिए जो यूनिट वेक्टर है यह 3 तरह का होता है। 3 तरह का होता है। कौन कौन? आई, या इसको आई पर ही से टोपी का निशान भी हम बताए थे पिछला क्लास में कि यूनिट वेक्टर का यह स्पेशल नोटेशन होता है। ये तो जनरल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये दे सकते हैं। दूसरा होता है जे, या जे, और तीसरा होता है के और के। अब सबसे बड़ी चीज है कि ये आई जे के जो है यह किस प्रकार का सिंबॉलिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। लेकिन यह फिक्स है कि ये जो 3 प्रकार का जो वेक्टर होता है ये तीनों का नोटेशन आई जे के से ही दिया जाता है। और तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, क्योंकि इकाई सदिश से बने। एक तरह से ऐसे समझिए कि अगर हम आई का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो भी कितना होगा? 1। अगर हम जे का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो भी कितना होगा? 1। अगर हम के का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो भी कितना होगा? 1, क्योंकि इसका डिफिनीशन ही है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो ये ध्यान रखिए कि ये तीनों एक्स वाई जेड प्लेन में होते हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। माने एक तरह से देखिए, अगर यह वाई एक्सिस है, यह एक्स एक्सिस है, यह एक्सिस हो गया, यह वाई एक्सिस हो गया, और जेड का डायरेक्शन ऐसे देखिए बोर्ड पर, चूंकि ये 3 डायमेंशनल बोर्ड नहीं है तो हम इसको ऐसे दिखा दिए, ध्यान दीजिए। तो यही जेड हो गया। तो इसके बीच 90 डिग्री, इसके बीच 90 डिग्री, और इसके बीच, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं यहाँ पर, ये हो गया जेड। तो ये एक्स वाई जेड प्लेन है। तो कौन किस पर रहता है ये फिक्स है, कहीं जहां मन वहां नहीं रख सकते हैं। आई जो है हमेशा इस पर रहेगा, ध्यान दीजिए, इसी पर रहेगा आई, इस पर रहेगा जे, और इस पर रहेगा के। बदल नहीं सकता है। आई जे के ऐसे चलता है एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान दिए, नाम एकदम सीरियल वाइज है, आई जे के एक्स वाई जेड। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए कि जब आगे हम लोग पढ़ेंगे इस एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का भी ये सारा चीज पढ़ना होगा। जनरल वेक्टर में तो डिफिनीशन पढ़ ही लेंगे, लेकिन यूनिट वेक्टर का भी सारा चीज पढ़ना होगा। अब यहाँ पर ध्यान यही देना है कि यह प्रत्येक 2 वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि
ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां लिख देते हैं ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि सभी तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया। तो इस तरह से काइंड्स ऑफ वेक्टर में हमारा सबसे ज्यादा डिटेल इकाई सदिश के बारे में पढ़ना है। तो इकाई सदिश क्या हुआ? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। कितने प्रकार का होता? तो 3 प्रकार के। कौन कौन? आई जे के। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आ जाइए, यह तीनों एक्स वाई जेड प्लेन में होते हैं। हमेशा एक्स पर आई होगा, वाई पर जे होगा और जेड पर के होगा। ये बदल नहीं सकता है, आप अपने मन से जहां मन वहां नहीं रख सकते हैं। ये एकदम कॉन्सेप्ट बनाया गया है, उसी आधार पर आपको चलना है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं। हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है एडिशन ऑफ वेक्टर। यानी कि एडिशन का मतलब होता है कि अगर दो या दो से अधिक वेक्टर हैं तो उसका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को कैसे निकाला जाता है। तो हमारा अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का योग। सदिशों का योग, ठीक है। इस योग में मुख्य रूप से हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं कि फाइनली जो रिजल्ट हुआ वह क्या हुआ। जैसे पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि यहाँ से मान लीजिए कि कोई पॉइंट ए है, आप बी पर गया, आप मान लीजिए कि बी से सी पर चला गया, तो गया है ऐसे। तो कहता है कि फाइनली वह कहाँ से कहाँ गया, तो फाइनली वह ए से सी पर गया। तो यहां से हमारा दो वेक्टर बन रहा है, देखो, एगो ए बी, इस पर तीर का निशान चढ़ा दिए, एंड एगो वेक्टर बन रहा है बी सी। नाम भी दे सकते हैं, जैसे नाम मान लीजिए कि इसका नाम दे दिए ए, तीर का निशान, इसका नाम दे दिए बी। तो यह दो वेक्टर जो है, यहां से ए से बी गया, बी से सी गया, तो इसका मतलब होता है कि हम ए वेक्टर ए बी को वेक्टर बी सी में जोड़ेंगे तो फाइनली जो रिजल्ट मिल रहा है, यानी कि हमारा कोई वेक्टर है जो ए से बी गया है फिर बी से सी गया है, ए से बी गया है, उसका उस समय वेक्टर का नाम है ए, बी से सी गया उसका नाम है बी। तो फाइनली वह कहां से कहां गया? ए से सी। यही इक्वल टू में ध्यान दीजिए, यही इक्वल टू में हो जाएगा ए से सी, और यही ए से सी जो जाता है इसी को कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। आर से लिख करके इस पर तीर का निशान चढ़ा सकते हैं। तो इसको यानी कि हम फाइनली क्या लिख देंगे, हमारा ए बी के वेक्टर का नाम क्या दिए हैं? ए, पॉलिसी का नाम दिए हैं बी, इसका नाम क्या दे दिए? आर। यह जो है एडिशन ऑफ टू वेक्टर हो गया, और यह जो निकला उसका रिजल्टेंट वेक्टर निकला। तो इस तरह से दो वेक्टर को जोड़ने का यह तरीका हुआ। इस तरीका में कैसा स्ट्रक्चर बना है? एक ट्रायंगल बना है, बना है ना, एक ट्रायंगल बना है। तो यह जो नियम हुआ यह हो गया ट्रायंगल ला। ट्रायंगल ला माने कि सदिशों को जोड़ने का ट्रायंगल ला। कौन का बोलेंगे? त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप और देखिए तब क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये पॉइंट है ओ, यहीं से हमारा ए डायरेक्शन में ए पॉइंट पर एक इधर चला, यहीं से एक और ऐसे चल गया, ध्यान दीजिए, बी पर। ओ से ए की डायरेक्शन में, ओ से बी डायरेक्शन में दो वस्तुएं चली गई, माने कि एक दूसरे से खास एंगल बनाते हुए थीटा। तो इसका नाम दे दीजिए ए
आई इसका नाम दे दीजिए बी। ठीक है, अब यहां पर तो था कि ए से बी गया, बी से सी गया। यहाँ पर इसका जहां पर अंतिम पॉइंट था, इसके लिए प्रारंभिक पॉइंट बन गया, इसका भी एक अंतिम पॉइंट बनता। यह कंटिन्यूएशन में था, यहाँ पर तो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वो बिंदु से ही दोनों वेक्टर चलना प्रारंभ किया। यहाँ पर क्या था कि एक वेक्टर जहां समाप्त हुआ है, दूसरा वेक्टर वहां से शुरू हुआ है, तो यहाँ पर तो फट से बन गया कि ए से सी गया। ए में कहा गया, तो दोनों ओ से ए गया है, ओ से बी गया है, तब इसमें कैसे निकलेगा? तब इसका तरीका क्या है कि देखिए ओ से ए गया है ना, तो उसके समानांतर में हम एक लाइन खींचेंगे, ध्यान दीजिए, ठीक समानांतर। और ओ से बी गया है तो इसके समानांतर भी एक लाइन खींचेंगे। देखिए हम समानांतर एकदम ठीक खींच रहे हैं। मान लीजिए कि इस पॉइंट पर अगर इसका नाम दे दीजिए सी। तो जब दो लाइनें समानांतर होती हैं तो दोनों वेक्टर, माने इस समानांतर रेखा का वेक्टर उस समानांतर रेखा पर माना जा सकता है, सेम डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए कि ओ से लेके बी तक बी है, तो यहां से ये जो आपका वेक्टर है यह क्या बन गया? बी। या इधर ए है तो इसको हम मान सकते हैं ए। जिधर ओ ए के डायरेक्शन, उधर बी सी के डायरेक्शन। जितना वैल्यू ए का उतना वैल्यू इसका। अब इस फिगर में देखिए कि इसके जैसा ये बन गया कि नहीं। ए से बी गया, बी से सी गया। अब यहां देखिए ओ से ए गया, ए से बी गया, तो फाइनली कहां से कहां गया? ओ से सी गया। यानी कि इस वेक्टर को हम ऐसे कर लिए, तब हमारा फाइनली ओ से सी, देखिए ओ से सी जो है मिलाए यहां पर, यही उसका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। देखिए यही कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब फिर इसमें आप वही चीज अपनाइएगा कि कहां से कहां गया जी? ओ से ए गया, अब प्लस ए से सी गया, फाइनली ओ से रिजल्ट क्या हुआ? ओ से सी गया। यानी कि जो वैल्यू रखे हैं इसका नाम दिए हैं ए, इसका नाम दिए हैं बी, इसका नाम दिए हैं आर। देखिए ये भी सदिशों को जोड़ने का नियम हो गया। तो ये दोनों में फर्क क्या हुआ? इसमें ट्रायंगल बना, इसमें क्या बन गया? पैरेललोग्राम। तो इसको कहा जाएगा पैरेललोग्राम ला। पैरेललोग्राम ला, समानांतर चतुर्भुज का नियम, समानांतर चतुर्भुज का नियम। तो इस तरह से सदिशों को जोड़ने का मात्र दो ही नियम होता है। एक हो गया आपका ट्रायंगल ला, एक हो गया पैरेललोग्राम ला। अब आपको ये भी कंफर्म हो लेना है कि ट्रायंगल ला कब लागू होता है और पैरेललोग्राम ला कब लागू होता है। तो फिगर से देखिए कि जब कोई वेक्टर, दो वेक्टर है, एक वेक्टर का अंतिम बिंदु दूसरे वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु बन जाए तो वह कंटिन्यूएशन में हो जाता है। यानी कि पहला वेक्टर जहां समाप्त होता है, दूसरा वेक्टर वहीं से शुरू होता है, तो उस कंडीशन में लगेगा ट्रायंगल ला। लेकिन जब दोनों वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो जाए, यानी कि बी वेक्टर भी ओ से चलना प्रारंभ किया, ए वेक्टर भी ओ से चलना प्रारंभ किया, तो उस कंडीशन में यह ट्रायंगल नहीं बनेगा। उस कंडीशन में पैरेललोग्राम लॉ बनेगा। तो इसको कहा जाता है पैरेलल। तरीका वही है दोनों में। तो इस तरह से दो सदिशों को जोड़ने का मात्र दो ही तरीका होता है, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, योग का त्रिभुज नियम, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, योग का समांतर चतुर्भुज नियम। और दोनों में फाइनली हमको रिजल्टेंट वेक्टर ही ज्ञात। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब होता है कि फाइनली यहाँ से मोशन की शुरुआत हुआ, जहाँ पर समाप्त हुआ, उसके बीच का जो सरल रेखीय दूरी होती है वही रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। माने रिजल्ट, फाइनली रिजल्ट क्या हुआ। क्लियर? तो इस तरह से यह दो सदिशों को जोड़ने का एक कॉन्सेप्ट आपको दे दिए। अब इसके आगे लेसन प्लान में जितना भी टॉपिक हम कलेक्ट कराए थे उसमें से ये आप देख लीजिएगा कितने के नंबर पर था। दोनों एडिशन ऑफ वेक्टर का हो गया। अब अगला क्लास में उस टॉपिक में और आगे हम बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे कि जब यह रिजल्टेंट वेक्टर आ गया तो इसका भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, क्योंकि जब वेक्टर है तो वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा।
तब सबसे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे ज्ञात किया जाता है, उसका इक्वेशन निकालेंगे, उस पर आधारित बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। आज का क्लास बस इतना ही। अगर ये टॉपिक आपको अगर समझ में आया तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, बी हैप्पी।